नमस्कार दोस्तों। बात है नवंबर 1947 की। कश्मीर की घाटियां चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई थी और घाटी में फैला था सन्नाटा। पर यह सन्नाटा किसी आने वाले बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। दूर पहाड़ियों के उस पार सैकड़ों हथियारबंद कबायली हमलावर कश्मीर की रग-रग में जहर घोलने को तैयार खड़े थे। श्रीनगर एयरपोर्ट भारत के लिए कश्मीर की सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। अगर ये कट जाता तो पूरा कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से चला जाता। और उस एयरपोर्ट से कुछ मील दूर बड़गाम गांव में खड़ी थी 50 बहादुर जवानों की एक टुकड़ी, जिसका कमान संभाले थे एक अफसर, जिनके एक हाथों पर प्लास्टर चढ़ा था, लेकिन दिल में इस मिट्टी के लिए जलती हुई आग और आंखों में अदम्य साहस और विश्वास झलक रहा था। दूर से आती हुई गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। हर जवान जानता था कि यह दिन आसान नहीं होने वाला है। रेडियो पर ब्रिगेड मुख्यालय से संपर्क बना हुआ था, पर दुश्मन का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। कंपनी कमांडर ने वायरलेस उठाया और धीमे मगर मजबूत स्वर में एक संदेश भेजा। संदेश था कि दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर, हम संख्या में बहुत कम, लेकिन हम एक भी इंच पीछे नहीं हटेंगे। The enemy is only 50 yards from us, but we will not retreat an inch. इतिहास की किताब कहती है कि कुछ युद्ध बंदूकों से जीते जाते हैं तो कुछ युद्ध जज्बा से जीती जाती है। और ये वही पल था जब कश्मीर की आसमान में एक नाम सुनाई देने लगा, जो हमेशा के लिए अमर हो गया। नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। लेकिन कौन थे मेजर सोमनाथ शर्मा? कैसे वो इंसान जिसकी एक हाथ टूट चुकी थी, उसने मौत की आंखों में देखकर कहा कि पीछे हटना हमारे शब्दकोश में नहीं है। हमने अक्सर देखा है कि जब जब देश को जरूरत पड़ी है, तब तब इस देश की धरती ने अपनी रक्षा के लिए एक वीर सपूत को जन्म दिया। ये कहानी भी एक वीर सपूत की। साल थी 1923। 31 जनवरी को मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा के घर एक बच्चा जन्म लेता है, जो कि आगे जाके परिवार का तीसरी पीढ़ी का सैनिक बनने वाला था। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही योद्धा होते हैं, और सोमनाथ शर्मा शायद उनमें से ही एक थे। उनका बचपन अनुशासन, देशभक्ति और साहसी कहानियों को सुन कर बीता था। घर में अक्सर सैन्य जीवन की बात होती थी। कभी उनके पिता उनको अफगान युद्ध के किस्से सुनाते, तो कभी उनके दादा सीमा पे बिताए हुए अपने दिनों को याद करते। अपनी माँ की गोद में बैठकर वो महाभारत और रामायण के प्रसंग सुनते, विशेषकर अर्जुन को श्री कृष्ण की कही हुई गीता की ज्ञान। एक बार की बात है जब सोमनाथ शर्मा सिर्फ 7 साल के थे, तब उनके पिता आसपास के छोटे बच्चों को एक सैन्य परेड का अभ्यास करा रहे थे। बच्चों को खेल खिलौने और राइफल पकड़ा के कतार में खड़े कर दिया गया था। बाकी बच्चे जहां इसे सिर्फ एक खेल भावना से खेल रहे थे, वहीं सोमनाथ शर्मा बहुत ही गंभीरता से इस चीज को सीख रहे थे। इस चीज को देखने के बाद उनके पिता ने बहुत ही गर्व से उनका पीठ थपथपाया। उनके पिता कहते थे कि अगर ये जज्बा इसी तरह बरकरार रहा तो एक दिन उनका ये लड़का सैनिकों का नेतृत्व करेगा। सोमनाथ शर्मा की स्कूली शिक्षा देहरादून में हुई थी। पढ़ाई में वो तेज थे, पर खेल में उनका दबदबा था। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, हर खेल में उनका नाम चलता था। लेकिन एक खेल ने उनका दिल जीता, वो था हॉकी। हॉकी में सिर्फ वो स्कूल टीम के कप्तान ही नहीं बने, बल्कि बाद में विश्वविद्यालय स्तर पर भी खेले। उनके खेल शिक्षक हमेशा उनको कहते थे कि तुम्हारे अंदर एक सैनिक की आक्रामकता और एक कप्तान की समझदारी है। सोमनाथ शर्मा ये खुद भी मानते थे कि खेल ने उन्हें टीम वर्क, साहस और निर्णय लेने की कला सिखाई थी, जो बाद में युद्ध में उनके काम आई। स्कूल खत्म होने के बाद सोमनाथ शर्मा ने फौज में जाने का मन बना लिया। 1941 में उन्हें भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश मिली। वहाँ के दिन आसान नहीं थे। सुबह 4 बजे उठना, ड्रिल, दौड़, निशानेबाजी और मानसिक चुनौतियों की लंबी सूची थी। लेकिन सोमनाथ शर्मा हर चुनौती को मुस्कुराकर पार कर जाते। बाद में उनके साथियों ने बताया कि एक कठिन क्रॉस कंट्री रेस के दौरान कैसे कुछ कैडेट थक कर बैठ गए थे। वहीं सोमनाथ शर्मा ने न सिर्फ उस रेस को पूरा किया, बल्कि 2 साथियों को भी खींचकर फिनिश लाइन तक ले गए। 1942 में प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उनको एक कमीशन मिली। वो 8वीं कुमाऊं रेजिमेंट के 2nd लेफ्टिनेंट के तौर पे शामिल हुए। वही रेजिमेंट जो अपनी बहादुरी और कठिन इलाकों में लड़ाई के लिए जानी जाती है। दूसरे विश्व युद्ध का दौर था और ब्रिटिश इंडियन आर्मी को बर्मा फ्रंट पर जापानी सेना से मुकाबले के लिए अफसरों की जरूरत थी। सोमनाथ शर्मा की पहली पोस्टिंग यहीं हुई, एक ऐसी जगह जहां बारिश हफ्तों तक रुकती नहीं।
घने जंगल थे और हर मोड़ पर मौत छिपी बैठी थी। जंगल में मार्च करते हुए उन्होंने सीखा कि कैसे बारिश में राइफल सूखी रखनी है, कैसे जोंकों और मच्छरों के बीच सतर्क रहना है और कैसे भूख, थकान और डर पे काबू करना। उनका पहला और असली युद्ध भी यही हुआ था, जब एक रात जापानी सेना ने अचानक हमला कर दिया था। गोलियों की बौछार, तोपों की गड़गड़ाहट और काले आसमान के नीचे उनकी टुकड़ी ने मोर्चा संभाला था। इस युद्ध में सोमनाथ शर्मा ने पहली बार अपने साथियों को अपने सामने गिरते हुए देखा, लेकिन उनका मनोबल डगमगाया नहीं। उन्होंने सीखा कि युद्ध में आंसू बाद में आते हैं, गोलीबारी के बीच नहीं। अब साल था 1943। 8वीं कुमाऊं रेजिमेंट को यह आदेश मिला था कि जापान सेना की एक अग्रणी चौकी को तबाह करना है, जो कि मित्र देशों की सप्लाई लाइन के बीच में रुकावट का काम कर रही थी। सोमनाथ शर्मा के लिए ये पहला मौका था जब उन्हें वास्तविक जिम्मेदारी दी गई। प्लाटून कमांडर बीमार पड़ गए थे और अस्थायी रूप से ये कमान उनके हाथ में आई थी। रात ढलते ही हमला शुरू हुआ। गोलियों की बरसात, हाथ में ग्रेनेड और पैरों में कीचड़। जापानी सैनिक बहुत ही संगठित थे, लेकिन सोमनाथ शर्मा की रणनीति ने यहाँ काम किया। कुछ ही मिनटों में दुश्मन की चौकी ढह गई और सप्लाई लाइन का रास्ता साफ हो गया। इस कार्रवाई के बाद उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने एक रिपोर्ट लिखा, जिसमें ये लिखा गया कि युवा लेफ्टिनेंट शर्मा में नेतृत्व करने की क्षमता और निर्णय लेने का अद्भुत क्षमता है। बर्मा में लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं, प्रकृति से भी थी। 7 दिन तक बारिश रुकती नहीं थी, जूतों में पानी भर जाता था, जोंक पैरों से खून चूसते थे, खाने को भी उतना सब कुछ उपलब्ध नहीं होता था। पर सोमनाथ शर्मा ने कभी भी इन सब चीजों की कोई शिकायत नहीं की। वो अपने सिपाहियों से भी कहते थे कि अगर हम मौसम से हार जाएंगे तो दुश्मनों से कैसे जीतेंगे। एक यादगार घटना है कि जब सोमनाथ शर्मा जंगल में अपने टुकड़ी के साथ मार्च कर रहे थे, तब अचानक से वो दुश्मनों के घेराबंदी में फंस गए। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। सोमनाथ शर्मा ने तुरंत अपने सिपाहियों को मोर्चा संभालने का आदेश दिया। वो खुद सामने से कवर फायर देने लगे। 3 घंटे की लगातार मुठभेड़ के बाद वो इस घेरा को तोड़ने में सफल रहे। जब वो बेस कैंप पहुंचे तब उनके हाथ पर गहरी चोट थी, लेकिन वो मेडिकल टेंट में जाने से पहले सभी जवानों को सुरक्षित पहुंचाने का फैसला किया। अब साल था 1947। भारत का विभाजन हो चुका था और सीमा पे हालात बहुत ही तनावपूर्ण थे। सेना भी बट रही थी और पुराने साथी भी पाकिस्तान चले गए। सोमनाथ शर्मा इस बदलाव को चुपचाप देख रहे थे। वो जानते थे कि अब लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं होगी, बल्कि विचारों और वफादारी के बीच होगी। उन्होंने अपनी टुकड़ी को कहा कि हमारे धर्म, हमारे मजहब से भी ऊपर है हमारी ये वर्दी। जब तक हम ये वर्दी पहने तब तक हम सिर्फ भारत के लिए लड़े। इस दौरान कश्मीर में हालत बिगड़ने शुरू हो गए। पाकिस्तान के तरफ से कबायली हमलावर श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। सेना को तत्काल कार्रवाई का आदेश मिला। अक्टूबर 1947 दिल्ली के सैन्य मुख्यालय में मामला थोड़ा गंभीर था। रेडियो पर लगातार संदेश आ रहे थे। कश्मीर के कई इलाकों में कबायली हमलावर घुस आए, गांवों में लूट, आगजनी और हत्याएं हो रही और अब उनका कदम श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा था। उस समय तक महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य मदद नहीं मांगी थी, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करने पड़े। अब भारतीय सेना के लिए समय बहुत कम था। श्रीनगर एयरपोर्ट अगर दुश्मनों के हाथ लग जाता तो पूरा कश्मीर ही भारत के हाथ से निकल जाता। तब 8वीं कुमाऊं रेजिमेंट को आदेश मिला कि तुरंत श्रीनगर के लिए निकलना है। यात्रा आसान नहीं था। दिल्ली से श्रीनगर के लिए विमान से सीमित उड़ानें थी और मौसम भी बदलते हुए बरसात और बर्फबारी का इशारा दे रहे थे। इस तैयारी के दौरान सोमनाथ शर्मा का बायां हाथ प्लास्टर में था। कुछ समय पहले हॉकी खेलते वक्त उनकी हड्डी टूट गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को अपने शब्द में जवाब दिया कि अगर हमारे लोग मोर्चा पे जा रहे हैं तो मैं आराम नहीं कर सकता। विमान जब श्रीनगर के रनवे पर उतरा तो घाटी के ठंडे हवा में बारूद और तनाव की मिली-जुली गंध थी। दूर पहाड़ों पर बर्फ जमी थी और शहरों में सन्नाटा पसरा था। सोमनाथ शर्मा और उनकी टुकड़ी को सीधे बड़गाम की तरफ बढ़ने का आदेश मिला। यह गांव श्रीनगर से कुछ मील की दूरी पर था और दुश्मन के संभावित घुसपैठ को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से बेहद ही अहम था। जब वे बड़गाम पहुंचे तब उन्होंने वायरलेस के जरिए ब्रिगेड मुख्यालय से संपर्क बनाया और बताया कि दुश्मन की गतिविधि
बढ़ रही है, लेकिन हम तैयार हैं। रात के समय सोमनाथ शर्मा ने अपने जवानों को इकट्ठा किया और बताया कि कल का दिन आसान नहीं होने वाला है। हमारी संख्या कम है, लेकिन हमारा हिम्मत वो कम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम यहाँ पे टिक गए तो श्रीनगर बचेगा, और श्रीनगर बचा तो कश्मीर भारत के पास ही रहेगा। उनकी बातों ने जवानों में एक नई ऊर्जा भर दी। सुबह 9 बजे एक जोरदार धमाका हुआ। दुश्मनों ने मोर्टार दागा था। सोमनाथ शर्मा ने अपनी टुकड़ी को आदेश दिया कि नीचे रहो, और जब निशाना साफ दिखे तभी हमला करना। कुछ ही मिनटों बाद मैदान गोलियों से गूंज उठा। कुमाऊं रेजिमेंट के जवान कम संख्या में होने के बावजूद भी हर दिशा से आ रहे हमलों का जवाब दे रहे थे। मशीन गनें लगातार गरज रही थी और स्नाइपर्स ने कई दुश्मनों को पहले ही ढेर कर दिया। हमलावरों की संख्या बहुत अधिक थी। उन्होंने गांव को चारों ओर से घेर लिया। तभी एक जवान ने सोमनाथ शर्मा को कहा कि हमारे पास गोलीबारी भी बहुत कम है। सोमनाथ शर्मा का बायां हाथ अब भी प्लास्टर में था, पर उस चीज को उन्होंने पूरा नजरअंदाज किया। राइफल दाएं हाथ में लेकर वो लगातार जवानों को हिम्मत देते, कभी मशीन गन पोजीशन पर जाकर कंधा थामते तो कभी स्नाइपरों को सही निशाना दिखाते। दुश्मन अब महज 100 गज की दूरी पर था। गोलियों की बौछार इतनी तेज थी कि मिट्टी, पत्ते और पत्थर हवा में उड़ रहे। दोपहर के करीब उन्होंने वायरलेस आखिरी संदेश भेजा था। उन्होंने अपने आखिरी संदेश में ये कहा कि दुश्मन अब हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हम संख्या में बहुत कम हैं, लेकिन हम एक भी इंच पीछे नहीं हटेंगे। फिर उन्होंने जवानों के साथ घोष किया। गोलियों की गड़गड़ाहट और ग्रेनाइट के धमाकों से घाटी के सन्नाटे को चकनाचूर किया। दोपहर अब ढल रही थी। सूरज अब पहाड़ियों के पीछे छुपने लगा था, लेकिन बड़गाम के मैदान में गोलियां रुकने का नाम नहीं ले रही। दुश्मन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। कहीं से 200, कहीं से 300, हर तरफ से गोलाबारी करते हुए धीरे धीरे घेरा कसते जा रहे थे। सोमनाथ शर्मा ने अब अपनी दूरबीन से देखा तो दुश्मन सिर्फ 30 से 40 गज की दूरी पर था। उनके गोला बारूद अब लगभग खत्म होने जा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में हार का नामो निशान नहीं। अचानक पश्चिम की ओर से एक बड़ा झुंड तेजी से आगे बढ़ा। सोमनाथ शर्मा ने बिना एक भी पल गंवाए खुद मशीन गन की पोजीशन पे जाकर फायरिंग शुरू कर दी। एक हाथ में प्लास्टर था, लेकिन दूसरे हाथ से वो इतना सटीक गोलियां चलाए कि दुश्मन वहीं ढेर हो गए। जवानों में नया जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि अगर गोलियां खत्म हो जाए तो पत्थर उठा लो, लेकिन पीछे मत हटो। लेकिन दुश्मन अब चारों तरफ से घुस आए। एक मोर्टार का गोला पास में फटा। मिट्टी और धुआं का बादल छा गया। कई जवान जमीन पर गिर पड़े। सोमनाथ शर्मा ने साथियों को खींचकर वापस से पोजीशन पे लाने का कोशिश किया, लेकिन तभी दूसरा गोला उनके पास में फट गया। गोले के छर्रे उनके सीने और सिर में जा लगे। वो लड़खड़ाए और नीचे जमीन पर गिर गए, लेकिन उन्होंने अपने रेडियो ऑपरेटर की ओर देखते हुए कहा कि कश्मीर को बचा लो। अब सोमनाथ शर्मा जमीन पर गिर चुके थे, पर उनकी एक उंगली अभी भी राइफल के ट्रिगर पे थी। उनकी कंपनी ने कम संख्या और सीमित हथियारों के बावजूद भी कई घंटों तक दुश्मनों को रोक के रखा। इस देरी ने भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ियों को श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंचाने और शहर को सुरक्षित करने का मौका दे दिया। कश्मीर का इतिहास उस दिन से बदल गया, और इसमें सबसे बड़ा योगदान उस अफसर का था जिसने 1 इंच भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। जब लड़ाई खत्म हो गई तो खबर दिल्ली तक पहुंची तो पूरे देश ने शोक के साथ साथ गर्व भी महसूस किया। मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र दिया गया। आज भी बड़गाम की धरती और कुमाऊं रेजिमेंट के दिलों में उनका नाम अमर है। उनकी कहानी सिर्फ एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि एक विश्वास का प्रतीक भी है कि कर्तव्य से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता। आज बड़गाम में जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी, वहां एक स्मारक है। उस पर सिर्फ उनका नाम नहीं, बल्कि उनकी आखिरी पंक्ति भी अंकित है, जिसमें लिखा गया है कि मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। आज भी मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी हमारे भारतीय सेना में एक प्रेरणा का स्रोत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी से कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।